दोस्तों आइए जानते हैं इस गंभीर दिमाग की बीमारी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का सर काफ़ी ज़्यादा भयावह रूप से बढ़ा हुआ है। ये कोई फ़ोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, ये एक रियल बच्चे की ली हुई तस्वीर है। इसमें इस बीमारी में होता क्या है कि जो मस्तिष्क होता है, तो उसमें एक उसका फ्लूइड होता है जो कि कुशनिंग करता है, यानी कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाला फ्लूइड, यानी एक लिक्विड, एक प्रकार का तरल होता है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो सर का जो हिस्सा है, ब्रेन का जो हिस्सा है, वो काफ़ी ज़्यादा फूलने लगता है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में और अजीब रूप में ये विकसित होने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं उस फ्लूइड के बढ़ने के, लेकिन इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाने लगता है, प्रेशर बहुत बढ़ने लगता है ब्रेन के अंदर। तो चांसेस हैं कि बच्चे के सरवाइव करने के चांसेस मतलब कम हो जाते हैं। तो इसका ऑपरेशन बहुत ही जल्द से जल्द होना ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल ब्रेन दे रखा है और एक एबनॉर्मल ब्रेन है। जो ब्रेन होता है उसमें एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं सेफेलस। तो एक कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस, मतलब कि हाइड्रो मतलब पानी और सेफेलस मतलब ब्रेन, एक ब्रेन का एक हिस्सा। तो उस ब्रेन के हिस्से में पानी भरने लगता है, तो उसी बीमारी को कह दिया जाता है हाइड्रोसेफेलस। अब यहाँ पे एक तस्वीर दे रखी है जिसमें नो हाइड्रोसेफेलस दे रखा है, तो यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब एक तरह का लिक्विड है जो कि ब्रेन में होता है इन दी वेंट्रिकल्स। तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं, जो नसें होती हैं जिसके ज़रिए यहाँ पे फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसमें कम मात्रा में या फिर सफिशेंट अमाउंट में जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही है। लेकिन क्या होता है कि ब्रेन में जब इस फ्लूइड की, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अंदर से जो हाइड्रोसेफेलस, जो सेफेलिक प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे का सर जो है वो काफ़ी नाजुक होता है, तो वो एक्सटेंड होने लगता है और बढ़ने लगता है, स्प्रेड करने लगता है, तो वो एबनॉर्मली फॉर्म हो जाता है। बच्चों के केस में तो हेड जो है वो स्प्रेड करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वो और ज़्यादा विकराल रूप लेने लगता है। अगर ये बड़ों में ये प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे फिर तो चांसेस ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो हेड है वो स्ट्रेच नहीं कर पाता। तो चांसेस ये है कि सेल जो है वो, वेसल जो है वो रप्चर कर जाती हैं, फूट जाती हैं। तो उस केस में जाहिर सी बात है कि अगर ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, ब्लड बहने लगेगा इधर से उधर, तो वो जानलेवा हो सकता है। तो जिसका ऑपरेशन और सिम्टम्स सबसे पहले अगर पता कर लिए जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है कि इलाज टाइम से मिल सकता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो ये हाइड्रोसेफेलस है वो बढ़ते 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 रप्चर हो गया, यानी फूट गया अपने आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हो सकती है और ये जानलेवा हो सकती है। तो इसका इलाज अगर पहले से ही हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हो सकता है कि बेबी बच भी जाए तो, लेकिन उसको बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, वो उसका जीवन जो है वो सामान्य नहीं रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से अगर इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर रहता है। और आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं, ताकि बचाव जो है वो आसानी से किया जा सके। तो लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्फेंट्स में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इन्फेंट्स 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, और 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे वो चिल्ड्रन में आ जाएंगे, और उसके और ज़्यादा बड़े लोग तो अडल्ट्स में आ जाते हैं। तो बात करते हैं इन्फेंट्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो हेड है उसका साइज़ जो है धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो हेड का जो सरकमफ्रेंस है, अगर वो देखें तो वो डेफिनेटली बढ़ने लगता है, और जो फ्रंटल जो ब्रेन है वो बढ़ने लगता है, हल्का हल्का बढ़ने लगता है, स्लोली ग्रोथ होती है। ठीक है। उसके अलावा एक्सेसिव जो मतलब उसमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी, नसें अलग से दिखेंगी,
और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगेगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उसमें जो फीडिंग जो है वो कम हो जाएगी, वो दूध पीना कम कर देगा। उसको हो सकता है कि दौरे आने लगें, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है, क्योंकि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है और न्यूरॉन्स से रिलेटेड वो चीज़ होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि दौरे आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसके अलावा वोमिटिंग आना एक बहुत ही जो कॉमन सिम्टम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों में इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो इन्फेंट्स का जो साइज़ है, जो हेड का साइज़ है, वो डेफ़िनेटली बढ़ने लगता है, क्योंकि जो नाजुक होता है उसका बच्चों का जो सर होता है वो नाजुक होता है, तो इसलिए वो ईज़िली एक्सपेंड करने लगता है। लेकिन चिल्ड्रन में ये जल्दी एक्सपेंड नहीं करता, तो उस केस में कुछ अलग तरह के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। बात करें चिल्ड्रन में यानी बच्चों में, तो उसमें क्रॉस आई मतलब आँखों को वो क्रॉस कर लेते हैं, एक दूसरे मतलब एबनॉर्मली आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उसको घुमाते हैं वो। इसके अलावा उसमें जो विज़न होता है उनका ब्लर्ड विज़न देखने को मिलता है, और अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट, इनका रैपिड आई मूवमेंट कह सकते हैं, वो होने लगता है। इसके अलावा इनमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन में डेफ़िनेटली प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो इनको कन्फ्यूज़न होगी, एबनॉर्मेलिटी फ़ील होगी, पेन भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कंसंट्रेशन में इनको प्रॉब्लम होगी, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, गिरने मतलब अगर बच्चा चल पाता है तो वो चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो ग्रोथ है उनकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी, और खाने में भी इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस तरह की ये काफ़ी सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, और इनके जो स्लीप पैटर्न है वो डेफ़िनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल स्लीपिंग हार्मोन है वो एबनॉर्मली रिलीज़ होगा। अगर बड़ों में बात की जाए हाइड्रोसेफेलस की, तो इसमें क्या होगा कि हेडेक, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स है, वोमिटिंग, हेडेक, तो ये सब देखने को मिलेगा। तो लेकिन एक सिम्टम है, वॉकिंग करने के दौरान जो बैलेंस बनाने में जो प्रॉब्लम है वो नहीं, मतलब बैलेंस नहीं बन पाएगा, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, और ब्लैडर में इशू रहेगा, और इसके अलावा जो विज़न है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। हेडेक जो है वो कई बार दर्द रहेगा, कई बार, मतलब रिकरेंट एपिसोड्स होंगे सर दर्द के, कि कई दिनों तक रहा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हो सकता है। तो इस तरह से हेडेक भी रहेगा, और मेमोरी जो है वो काफ़ी वीक होने लगेगी। इसके अलावा जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बॉडी का पूरा सोचने समझने की शक्ति पूरी कमज़ोर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है बड़ों में। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर लक्षणों पे ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में कि किस वजह से ये बीमारी होती है। तो सबसे पहली वजह जो है कि जेनेटिक, यानी फैमिली में किसी को रही हो तो उस वजह से भी हो सकती है। डेवलपमेंटल इशू, कोई बचपन से ही मतलब डेवलपमेंट में, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो हो सकता है। कोई बीमारी हो, कोई डिसऑर्डर हो तो इस वजह से हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन यदि हो गया हो बच्चे को, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में या फिर बाद में, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहें तो रूबेला एक बीमारी है, अगर वो हो गई हो, या इसके अलावा कोई और बीमारी, डिज़ीज़, या फिर कोई इन्फेक्शन अगर लग गया हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर जैसे बच्चा प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, तो मतलब बच्चा प्रीमेच्योर है और बर्थ हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो इसके अलावा जो है कि मेनिंजाइटिस जो एक प्रॉब्लम है, और अदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरह की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ट्यूमर हो सकता है तो ट्यूमर भी एक कारण हो सकता है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बढ़ जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई इंजरी हुई है, हेड में कोई चोट लग गई हो, कोई ट्रामा हो गया हो, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई ब्रेन में क्या ब्लीडिंग वगैरह हो जाए किसी भी इंजरी की वजह से, या किसी और वजह से, सब अराचिनॉइड, या फिर ब्लीडिंग वेसल्स में ब्लीडिंग हो जाए, तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई भी सर्जरी हुई हो, किसी भी वजह की सर्जरी हुई हो, और सर्जरी ठीक ढंग से ना हुई हो, या फिर उसका ट्रीटमेंट ठीक से ना हुआ हो, तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से भी
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कुछ कॉजेज़ थे, कारण थे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जानते हैं अब ट्रीटमेंट के बारे में कि इस बीमारी का इलाज क्या है और कैसे किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस की बात करें तो जो मेन गोल रहता है वो क्या रहता है कि जो ब्रेन में जो वो फ्लूइड बन रहा है उसको कम किया जाए और ब्रेन डैमेज को कम किया जाए, मतलब रोका जाए उस चीज़ को बनने से ही, और जो नुकसान हो रहा है दिमाग में उसको कम से कम किया जाए। तो जो थेरेपी रहती है उसका उद्देश्य रहता है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो जाए और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कम बने, है ना। तो वो कम बनेगा तो जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, वो भी कम होंगी। तो वो अगर फ्लूइड कम मात्रा में है तो उसको दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में है कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या नहीं होने लायक है तो सर्जिकल ऑप्शंस ही बचते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शंस में होता है कि उसमें ट्यूब लगा करके जो फ्लूइड है उसको निकाल दिया जाता है, या फिर उसको फिर स्टमक में या इस तरह की जगह पे उसको इंसर्ट कर दिया जाता है ट्यूब। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो वो कुछ समय तक के लिए रहता है, फिर उस ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह के दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मेडिसिन से ट्रीट कर दिया जाए या फिर सर्जरी का ही एक ऑप्शन बचता है। तो वैसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और घातक है, लेकिन इसका इलाज संभव है अगर लक्षण पता कर लिए जाएं और शुरुआत में ही इसका इलाज करवाया जाए तो इससे बचाव संभव है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।